Hello bachcho, you are welcome in today's class. So far we have nicely discussed all the three laws of Newton, first, second, third laws of motion. तो बच्चे इसको हमने लॉस ऑफ मोशन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट जान लिया है, न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम के टर्म में भी हम लोग जान गए हैं। एक बार मैं इसको रिकॉल कर दूं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम के टर्म में क्या था? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied on it and this change takes place in direction of force। तो उसका मैथमेटिकल जो फॉर्म था F इक्वल टू क्या था बच्चे? डेल्टा P बाई डेल्टा T। कुछ इसी का आज थोड़ा बहुत यूज होगा। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बच्चे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट होगे तो जिंदगी भर आपका साथ ये लॉ नहीं छोड़ेगा। क्लास 11th में तो इस पर भरमार है न्यूमेरिकल्स की कॉन्सेप्ट की। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को शॉर्टकट में मैंने लिख दिया POCOLM, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। तो चले इसे स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं क्या है। इट स्टेट्स दैट क्या कहता है भाई? इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यदि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी सिस्टम या बॉडी पर न हो तो इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टोटल मोमेंटम मतलब क्या? लीनियर मोमेंटम है। अभी इसका नाम लीनियर क्यों? आगे चल कर एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे तो आप यहां 9th में मोमेंटम भी कह सकते हो, लेकिन इसका क्लियर डिफिनेशन नाम क्या है बच्चे? लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम समझना। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये है बच्चे। इट स्टेट्स दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यह बच्चा कोई सिस्टम है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मीन्स पहले जो मोमेंटम होगा वो बाद के मोमेंटम के क्या होगा जी? बराबर होगा। तो चलो इसका एक बहुत छोटा सा प्रूफ समझ लेते हैं, तब इसके बाद जो क्लास 9th के एनसीईआरटी में है उस प्रूफ को बताते हैं। यदि आप उतना बड़ा नहीं सीख सकते, बड़े आसानी से इसको आप सीख सकते हैं। सिंस F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है कि नहीं होता है? एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ वी ऑल नो F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। इफ F इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ? इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, उस बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो यह जो बच्चे जीरो होगा तो डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या आ जाएगा? आपका जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा P बाई जीरो है, डेल्टा T का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जीरो के साथ डेल्टा T का, तो डेल्टा P बच्चे कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डेल्टा P जीरो होने मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। चेंज इन मोमेंटम इज जीरो मतलब क्या हुआ बच्चे? मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? P इनिशियल जितना होगा उतना P फाइनल होगा। PI इक्वल टू PF। P इनिशियल इक्वल टू क्या? P फाइनल। यह एक छोटा सा प्रूफ है, इससे भी आपका काम चल सकता है। लेकिन चलो जो एनसीईआरटी में है न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करके है, चलो हम उसको सीखते हैं। ये तो न्यूटन सेकंड लॉ के प्रूफ का यूज करके मैंने इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ दे दिया। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब चलो, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T अप्लाई करके हम लोगों ने उसके प्रूफ को जाना। वह एक छोटा सा प्रूफ था। अब चलिए न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके एक दूसरा प्रूफ इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग
POCOLM भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके बच्चे कैसे प्रूव किया जाएगा उसको हम देखते हैं। एनसीईआरटी में आपके जो सिलेबस में है इसी थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके प्रूव किया गया है। सपोज वी हैव टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2 of masses m1 and m2 having initial velocities u1 and u2 along a straight line। बच्चे दो मासेस हैं m1 और m2, बॉडीज हैं A और B, उनकी वेलोसिटीज क्या है u1 और u2 along स्ट्रेट लाइन। सपोज बच्चे u1 क्या है, ग्रेटर देन u2 है। यदि u1 ग्रेटर देन u2 होगा तो इन दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। लेट कोलिजन टेक्स प्लेस फॉर टाइम t टाइम तक के लिए दोनों में कोलिजन होगा तो दोनों क्या होंगी, सट जाएंगी। तो बॉडी A B पर फोर्स लगाएगी, B A पर फोर्स लगाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ऐसा हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में सीख रखा है। तो बच्चे मान लो A की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 हो जा रही है और B की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 हो जा रही है। ये सेपरेट कब होंगे, व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1। ओके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। u1 u2 आर द इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, v1 v2 आर द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज A एंड B आफ्टर कोलिजन, है ना। t इज द टाइम फॉर विच कोलिजन एग्जिस्ट या लास्ट। लेट एफ ए बी बच्चा क्या है, फोर्स ऑफ A ऑन B, फोर्स ऑफ A ऑन B, और एफ बी ए क्या हो गया, फोर्स ऑफ B ऑन A, ठीक है। और एज पर न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, इसी का बच्चा हमको इस्तेमाल करना है। तो एक चीज आप बताइए, जो फोर्स A पर लगेगा उससे A का मोमेंटम बदलेगा, जो फोर्स B पर लगेगा उससे B का मोमेंटम बदलेगा। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चे बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A के मोमेंटम में चेंज बताइए। पहले उसका मोमेंटम कितना था, m1 u1, बाद में कोलिजन के बाद कितना हुआ, m1 v1। तो हम लोग कह सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और बच्चे साथ साथ लिखो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम शॉर्टकट में मैं MOM लिख दे रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ B कितना होगा, बोलो। शुरू का उसका मोमेंटम कितना था, m2 u2, बाद में मोमेंटम कितना हो गया, m2 v2। तो बाद का मोमेंटम माइनस शुरू का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम बच्चे क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 u2। ठीक बच्चे। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चे क्या है आप बताइए, सब आप पढ़ भी चुके हो। या इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या भैया, चेंज इन मोमेंटम। तो ए पर कितना, कौन सा फोर्स लग रहा है, या बी ए। तो फॉर ए बॉडी के लिए बताइए बच्चे, यह बी ए कितना होगा, बोलिए। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी। इक्वेशन नंबर 1 बना दो, क्योंकि ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टी से मैंने क्यों डिवाइड किया, टी टाइम तक के लिए कोलिजन अकर कर रहा है। अब फॉर बी, फॉर बॉडी बी बच्चे क्या हो जाएगा, एफ ए बी इज द फोर्स ऑफ ए ऑन बी। तो एफ ए बी यू कैन से इज द फोर्स ऑन बी, बॉडी बी। इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, m2 v2 माइनस m2 u2 बाई क्या, t। ये बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे सिंस ये न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रॉम थर्ड लॉ वी हैव, थर्ड लॉ से क्या है, एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो वी हैव, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करिए। तो वी हैव
FAB, since we have FAB equal to minus of FBA, तो FAB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख दो, M2V2 माइनस M2U2 बाई T, है ना जी, इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस रख दो, FBA बताओ कितना है, FBA कितना है, M1V1 माइनस M1U1 बाई T। तो ये T बच्चे इस T से कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस को जब हम दोनों में M1V1 में इंटू करें और M1U1 जो माइनस था इंटू करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, U1 U2 वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं और V1 V2 वाले टर्म को राइट साइड रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि U1 U2 से रिलेटेड जो होगा इनिशियल मोमेंटम होगा, V1 V2 से रिलेटेड जो होगा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। तो चलो बच्चे इसको ट्रांसपोज करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, M1 U1, देखो U1 आपका क्या है, पॉजिटिव है, और अब क्या कर दो, M2 U2 को इधर ला दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा M2 U2। ठीक है, आपका यहां M2 V2 तो पॉजिटिव है, लेकिन M1 V1 क्या है, निगेटिव, साइड बदलने से ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं M2 V2 प्लस M1 V1। तो बच्चे एक बहुत ही पॉपुलर और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना दो। तो अब बताइए M1 U1 प्लस M2 U2 क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, M2 V2 प्लस M1 V1 क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो बच्चे टोटल इनिशियल मोमेंटम जितना था, टोटल फाइनल मोमेंटम भी वही है। तो इससे साबित होता है कि मोमेंटम क्या है जी, कंजर्व है। और इसका स्टेटमेंट क्या था, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, दोनों बॉडीज हालांकि एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, दैट इज इंटरनल फोर्स। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M2 V2 प्लस M1 V1, यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप कह सकते हो क्या जी, P इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल टू P फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम। P इनिशियल इक्वल टू बच्चे क्या, P फाइनल। हालांकि बॉडीज का मोमेंटम तो चेंज हो जा रहा है बिकॉज इनकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल मोमेंटम इनिशियली जो था वही टोटल मोमेंटम बच्चे क्या है, फाइनल मोमेंटम भी वही है। तो ये बच्चे था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे चलिए कुछ हम लोग इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कैसे रियल लाइफ में वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए एक इलस्ट्रेशन बहुत पॉपुलर है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन बच्चे रिकॉइल करती है ऑन फायरिंग। तो एक्चुअली क्या होता है, लेट स्मॉल m मास ऑफ बुलेट और कैपिटल M जो है मास ऑफ गन ओके। V1 क्या है, नहीं स्मॉल लेटर v से लिखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग या ऑन फायरिंग भी लिख सकते हैं, ऑन फायरिंग। और कैपिटल V लिख लो वेलोसिटी ऑफ गन ऑन फायरिंग के बाद। तो यहां सबसे पहले जानना है रिकॉइलिंग क्यों होती है। एक चीज ये बताइए कि शुरू में गन और बुलेट दोनों क्या थे, रेस्ट पर थे। तो रेस्ट पर होने की वजह से पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना था, 0 था। तो बच्चे व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, जब बुलेट गन से फायर होगी, सपोज इस डायरेक्शन में हम फायरिंग कर रहे हैं, तो इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी मोमेंटम। भाई मास है बुलेट का, उसकी कुछ वेलोसिटी है, टोटल मोमेंटम भैया 0 था। एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो 0 होने करने के लिए एक मोमेंटम वेक्टर जब इधर है, उस मोमेंटम को नलीफाई करने के लिए गन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्योंकि बच्चे गन का मास ज्यादा है, इसलिए रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी,
कम होगी। चलो इसको हम लोग फार्मूले से सीखते हैं। तो मैंने लिख दिया है एम इज द मास ऑफ बुलेट, कैपिटल एम मास ऑफ गन, स्मॉल वी क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑन फायरिंग, कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन ऑन फायरिंग। तो बच्चे फ्रॉम POCOLM, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो P इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम। तो सिंस बच्चा बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर थे, इसलिए टोटल इनिशियल मोमेंटम स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, 0 होगा। फाइनल मोमेंटम बच्चे क्या हो जाएगा, बुलेट का मोमेंटम स्मॉल m इंटू स्मॉल v प्लस गन का मोमेंटम कैपिटल M कैपिटल V। कैपिटल V हम लोगों ने मान रखा है वेलोसिटी ऑफ गन ऑन फायरिंग। तो अब बताइए कैपिटल MV इक्वल टू माइनस स्मॉल mv, तो कैपिटल V बच्चे क्या होगा माइनस M बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल v। तो दिस इज रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां लिखिए सिंस कैपिटल M ग्रेटर देन स्मॉल m होता है, देयरफॉर कैपिटल V लेस देन v, मतलब जितनी वेलोसिटी से बुलेट जा रही है उससे बहुत कम वेलोसिटी से गन क्या होगा जाएगा। और इसलिए फायरिंग करते समय जो सोल्जर्स होते हैं उसको अपनी बॉडी में भी कंधे से सटा लेते हैं, तो जब वो रिक्वायर करती है तो गन की रिक्वायरिंग लगभग नेग्लिजिबल होती है। तो ये बच्चे रिक्वायरिंग ऑफ गन था। एक आप सेकंड इलस्ट्रेशन देखिए, एक बॉडी सपोज बम है और ये M मास का है और रेस्ट पर है। तो बच्चे सपोज यह एक्सप्लोड करता है और 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड करता है। तो बच्चा सपोज ये 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड करता है, तो एक फ्रेगमेंट यदि आपका एक फ्रेगमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका दूसरा फ्रेगमेंट जो होगा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, तभी दोनों का मोमेंटम कैंसिल होकर के कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बच्चे कितना था 0 था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लो। तो सपोज बच्चे 2 बॉडीज हैं कैपिटल M स्मॉल m मासेस की, दोनों की रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज कैपिटल U स्मॉल u है। सपोज कोलिजन के बाद दोनों मासेस स्टक कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा बच्चे कैपिटल M प्लस स्मॉल m। मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है जी v है, सपोज v वेलोसिटी से चलने लगे, तो अब आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करिए। सिंस टोटल p इनिशियल इक्वल टू टोटल p क्या फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हमारा हो जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल U बड़ी बॉडी का मोमेंटम प्लस अनदर बॉडी जो छोटी सी ली है आपने उसका मोमेंटम MU इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। पूरे फ्रेगमेंट का पूरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V। तो बच्चे कैपिटल V की वैल्यू निकाल सकते हैं, MU कैपिटल में फिर MU स्मॉल में प्लस करके अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इन दिस वे यू कैन फाइंड। तो बच्चे एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो एक प्रकार से एक्टिविटी है, क्लास 9th में आपकी एक्टिविटी है, इसको आप लोग घर में कर सकते हो। 2 फ्रेंड्स 2 दोस्त हों और एक लंबी सी स्ट्रिंग ले लो, दोनों दोस्त उस स्ट्रिंग को तान करके रखे रहे स्ट्रेच करके, या सपोज 2 फ्रेंड्स नहीं है तो आप अपने घर में ही है ना 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रिंग को टाइट बांध दीजिए। ठीक, इसके बाद आप क्या लीजिए एक स्ट्रॉ लीजिए, क्या लीजिए एक स्ट्रॉ, यू टेक एन स्ट्रॉ, एक जो पेप्सी पीने का फ्रूटी पीने का जो स्ट्रॉ नहीं होता है आप उसको ले लो, उसको लेकर के इस स्ट्रिंग से पास करा दो। ठीक है, और इसके पास एक बैलून फुला लो, बैलून को फुला करके एक टेप के हेल्प से इस स्ट्रॉ में बैलून को अटैच कर दो। तो अभी बच्चे बैलून स्ट्रॉ सब क्या है रेस्ट पर है। आप सब जानते हो गैसेस का क्या होता है जी मास होता है। ठीक है, अब क्या करिए ये बैलून का जो ओपनिंग है, बैलून की ओपनिंग को आप खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, तो गैसेस इस डायरेक्शन में सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या करेंगे एस्केप करेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चे मोमेंटम बैलून स्ट्रॉ वाले सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या था जी 0 था, और गैसेस के एस्केप करने से कुछ मास की वेलोसिटी इधर हो गई, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया कुछ मोमेंटम हो गया,
उसी मोमेंटम को नलीफाई जीरो बनाने के लिए सिस्टम को किधर चलना पड़ता है, इधर चलना पड़ता है। तो आप देखें गैसेस जैसे स्केप करना शुरू करेंगे, बैलून खिसक करके बड़ी तेजी से दूसरे एंड पर आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग कर सकते हो। तो ये था बच्चे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस, एक्टिविटीज। तो हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।